अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गटर लद्दाख न्यूज़ चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, कुछ दिनों से जो है कारगिल के बहुत सारे एरियाज़ है फ्लैश फ्लड का शिकार हुआ था। तो ऐसे नेचुरल जो डिज़ास्टर है, इनके मेन जो इश्यूज़ होते हैं वो इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। तो इस टॉपिक पे और हमें अवेयरनेस मैसेज देने के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे डीएफओ कारगिल मोहम्मद साजिद सुल्तान। सर, ग्रेटर लद्दाख में आपका स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि आपने देखा, कुछ दिन से जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लैश फ्लड आया, जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और पहले भी हमने यहाँ पे देखने को कभी नहीं मिला था, हेल स्टॉर्म वगैरह। तो हम समझते हैं कि ये सब जो है इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की वजह से है। बाकी तो आप खुद जानते हैं। तो सर, ये किस वजह से है और क्या आप लोगों को मैसेज देंगे, क्या अवेयरनेस देंगे लोगों को? देखिए, डेफिनेटली ये जो भी चेंजेस हम लोग देख रहे हैं, मुख्तलिफ अलग अलग चेंजेस हैं, लेकिन सबका लिंक एक ही है। और इसमें कोई डिनाइल नहीं है, इसमें कोई ना मनाही नहीं है कि ये एनवायरनमेंट जो चेंज हो रहा है, और बड़ी बातें अगर लेवल पे कहें तो जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये सब उसका आउटकम है। देखिए, जैसे जहाँ रहा सवाल फ्लैश फ्लड्स का, तो ऐसा नहीं है कि लद्दाख में पहले नहीं आई हैं, पहले भी आई हैं। 2010 में एक बड़ा ख़तरनाक इवेंट हुआ था फ्लैश फ्लड का, पिछले साल भी आई थी। बट जो चेंजेस आप देखेंगे, अगर आप अपने घर के बुज़ुर्ग से बात करेंगे, तो जो क्लाइमेट जो ऊपर नीचे जो चेंजेस हो रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ जा रही है। जो पहले कभी साल में एक बार कभी कुछ हुआ या 4 साल में एक बार हुआ, अब ये सालाना एक आइटम बन जा रहा है, हर साल वाला। और उसका एम्पलीट्यूड मतलब इंटेंसिटी, आप समझ रही हैं मेरा कहने का मतलब है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है कि इट्स कमिंग मोर फ्रीक्वेंटली, जल्दी जल्दी आ रहा है। और उसकी जो इंटेंसिटी है कि कितना खतरनाक है, वो और हर साल और ख़तरनाक होता जा रहा है। ये इम्पैक्ट है जो क्लाइमेट का ग्लोबल लेवल पे हो रहा है और लोकल लेवल पे इसका असर हो रहा है। नाउ अनदर थिंग, मैं हमेशा इस बारे में बोलता हूँ कि जब भी कोई सिस्टम में इम्बैलेंस आता है, तो सबसे ज़्यादा आपके जो क्रूशल पार्ट्स होते हैं वो सबसे पहले अफेक्टेड होते हैं। एक्सट्रीमिटीज़, जैसे हमारे बॉडीज़ में जब ठंड लगती है, आपकी नाक ठंडी हो जाती है, आपके हाथ पैर ठंडे होते हैं, ये सबसे क्रूशल सेंसिटिव पार्ट होता है आपका। आपकी उंगलियों की फिंगर टिप्स देखिए, बहुत सेंसिटिव होती है, आपकी नाक सेंसिटिव होती है। इसी तरह से जब हम इकोसिस्टम्स की बात करते हैं, तो हिमालयन सिस्टम जो है, ख़ास करके ट्रांस हिमालय, और जो सी शोर्स जो होते हैं, जो समुंदर होते हैं, ये दो आप समझ लीजिए हमारे कंट्री की एक्सट्रीमिटीज़ हैं, ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं। हालांकि हरकत कहाँ हो रही है, हरकत शायद दिल्ली में बैठ के वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं और ये सब हैं, लेकिन असर यहाँ हो रहा है। क्या असर होता है? यहाँ पे फ्लैश फ्लड्स हैं, अभी आपने जिक्र किया कि हेल स्टॉर्म्स आ रहा है। जो अगर आप नीचे चले जाइएगा समुद्र के एरिया में, मैं खुद वेस्ट बंगाल से हूँ, वहाँ पे बहुत समुद्र है, लोगों के समुद्र की लेवल बढ़ रहे हैं। जो इतना पानी आपके सुरू से और इंडस से बह रहा है, ये कहाँ जाता है? जाता फाइनली समुद्र में, मतलब समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। उससे क्या हो रहा है? वो लोगों के घर छूट रहे हैं। तो ये दो एरियाज़ जो हैं, जो सबसे ज़्यादा यहाँ इफेक्ट हो रहा है। दूसरा सवाल ये रहा कि लोगों तक क्या इसमें एक मैसेज जानी चाहिए। देखिए, ये एक बहुत बड़ी एक बात है कि लोगों को कैसे तैयार करना है इस पूरे सिस्टम को, एक ग्लोबल इशू को डील करने के लिए। लोकल लेवल पे दो तरह का इसका अप्रोच होता है। एक होता है एडेप्शन, आपको एडेप्ट करना है कि ये होगा तो हमें क्या क्या एहतियात बरतनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एडेप्शन का सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई हिस्टोरिक नाला है जहाँ पे पता है कि पानी आने के चांसेस होते हैं, हमको कोशिश करनी है वहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रक्चर ना बनाए जो कभी, अगर आज नहीं तो 3 साल बाद वहाँ पे आता है और आप अफेक्टेड होते हैं। ये कहना आसान है, मैं समझता हूँ, लेकिन हर गांव में ऐसे एरियाज़ हैं। मेरे गार्ड्स चलते हैं, हमारे रेंज ऑफिसर से, वो जानते हैं कि जनाब ये जो आप नाली देख रहे हैं, यहाँ से कभी कभार जब बारिश आती है तो यहाँ से पानी आती है। तो हमें ये जहन में रखना है कि हम ऐसा कोई भी अगर करते हैं, आज नहीं, आज से 4, 5, 10 साल बाद सोचना है कि यहाँ से पानी आया तो मेरा घर जा सकता है। एक प्लानिंग हमें करनी है कि हम कैसे कर रहे हैं। दूसरा होता है कि मान लीजिए कि अक्सर हम लोग बात करते हैं कि भाई दरख्त की क्या इम्पोर्टेंस है, और अभी क्या लगता है एक ही पेड़ है काट दो। लेकिन आपको ये बताता हूँ कि जब कोई पहाड़ जो नंगे होते हैं, उसमें से जब पानी और मलबा आता है और उसमें कोई दरख्त ना हो, कुछ ना हो, तो वो सारा कुछ एक बार में आपके घर तक पहुँच जाता है। दरख्तों का एक फ़ायदा ये होता है, और बहुत जगह कंट्री में ये करा गया है, कि जहाँ गांव है, जहाँ से पानी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वैसी जगह को ईयर मार्क कर लिया है, पहचान लिया है, और वहाँ खूब दरख्त लगाएं।
वो क्या करता है कि आपका एक प्रोटेक्शन वॉल की तरह, कि जिस तेज़ी से पानी आ रहा है, बोल्डर आ रहे हैं, वो एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता है। तो मुझे लगता है अडेप्ट करने के लिए ना हमें इस तरह के मुख्तलिफ नए नए आइडियाज़ का इजाद करना होगा और सोचना होगा। और एक और चीज़ बताते हैं, जो चीज़ खंगराल में शायद काम करे वो यहाँ हम संकू में बैठे हैं या आगे पानीखर में काम नहीं कर सकती है। तो लोकल्स को इनोवेशंस, आप लोग यंग लोग हैं, यंग लोग को समझना होगा कि इस एरिया में क्या काम कर सकता है, पेड़ लगा के हम काम कर सकते हैं या उस चैनल को स्टेबलाइज करके कर सकते हैं। तो उसमें बहुत से तरीके हैं जिसमें हम अपना अपना कंट्रीब्यूशन करके इसको सेट कर सकते हैं। अब दूसरा काम आता है मिटिगेशन। मिटिगेशन होता है कि किस तरह से इस इम्पैक्ट को हम कम कर पाएँ। अडेप्ट हुआ कि इम्पैक्ट होगा, आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। मिटिगेट होता है इम्पैक्ट को कम करना। इम्पैक्ट को कम करने का एक सबसे तरीका है कि भाई आप ग्रीनिंग करिए, जो मैंने आपको बताया। आपके अपने रिस्पॉन्सिबल एक बिहेवियर होना चाहिए। और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ज़रूरी नहीं है एक सिंपल कि आप एक चिप्स का पैकेट खा रहे हैं और उसकी पैकेट भी आप एनवायरनमेंट में फेंक रहे हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। तो अगर आप एक बिहेवियर को अपना सही करेंगे, बाकी सारे बिहेवियर अपने आप लाइन में आते हैं। अच्छा, मिटिगेशन में बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो अभी पहले भी डिस्कशन हुआ था, कार्बन न्यूट्रल लद्दाख में। उसका वजह ही यही है कि हमारे जो एनवायरनमेंट को हम जो कार्बन फेंक रहे हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूशन हो रहा है, उसको चेक करना। एंड मिटिगेशन इज़ मोर डिफिकल्ट दैन एडेप्शन। तो एडेप्शन तो मैंने आपको बताया, आप एडेप्टेशन कैसे करेंगे, कहाँ रोकेंगे, लेकिन मिटिगेशन लीड्स अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, पॉलिसी मेकिंग। हम लोग जो करते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो कर रहा है कि जितना हो सकता है दरख्त लगाते हैं। आपके जो रिवर हैं, रिवर के एरियाज़ हैं, कल हम लोग एक क्लोजर में गए थे, यहाँ पे मैं नाम भूल रहा हूँ, बट वो रिवर के बिल्कुल पास है। तो हम लोग की, मैंने रेंजर को डायरेक्ट किया कि जितना हो सके यहाँ पे हम लोग, कहाँ पे था, बीमा खुम्बू में था, कि इतने पेड़ लगाइए ताकि वो जो बैंक है आपका, वो पानी में कोलैप्स करके आप लोग के घर वालों की या लोगों की ज़मीन ना चली जाए। तो वो हम लोग एफर्ट्स लेते रहते हैं। ने अभी कहा कि इतना सारा अवेयरनेस की भी ज़रूरत है, तो आपने बहुत कुछ बोला हमें। तो सर, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से क्या क्या इन चीज़ों के लिए इनिशिएटिव लिया गया था और आगे लेंगे आप लोग? देखिए, एक तो हिस्टोरिकल इनिशिएटिव है जो हम लोग सदियों से करे आ रहे हैं, जब से ये डिपार्टमेंट बना है, वो है पेड़ लगाना। और पेड़ में भी आप देखिए, दो तरह के हम लोग पेड़ लगाते हैं। एक होता है जो कम्युनिटी चाहती है। फ़र्ज़ करें आप मेरे पास एक एप्लीकेशन करेंगी कि मुझे पॉपुलर की स्पीशीज़ चाहिए, विलो की स्पीशीज़ चाहिए, तो ज़्यादातर पॉपुलर और विलो ही लगता है, जिसको आप लोग मलचन, ब्रुकचन और ये सब हम लोग कहते हैं, और पॉपुलर सफ़ेदा जो होता है। एक तो ये चल रहा है। और अभी हम लोग जो नया इनिशिएटिव ये करा है कि हम लोग जब एरिया में घूम रहे थे, हमें एक चीज़ लगी कि यहाँ पे मलबेरी के पेड़ हैं, यहाँ पे ऑलिव के पेड़ हैं, यहाँ पे शहतूश, जिसको हम लोग मलबेरी बोलते हैं, और यहाँ पे लोकल ऐसे बहुत से फ्रूट्स हैं। मान लीजिए खुमानी भी है, चेरी है, जो हम लोग हाइब्रिड में तो लोगों में बांट रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन जो ओरिजिनल जेनेटिक स्टॉक है, जो ओरिजिनल बोलते हैं ना, लीनियज है, वो यहाँ कहीं खो जा रही है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हमने डेडिकेटेड नर्सरी बनाई है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रूट बेयरिंग प्लांट्स को हम लोग एनकरेज करते हैं, और वो भी लोकल वैरायटी। सर, जो ये सुरू वैली साइड से है खासकर, इसमें तो कोई फ्रूट्स वगैरह शायद ग्रो नहीं होते जहाँ तक मुझे पता है। बाकी अब हमें बताइए क्या क्या यहाँ पे ग्रो हो सकते हैं। बाकी सर, जो अभी फ्लड आया रिसेंटली, उस से रिलेटेड आपके डिपार्टमेंट से कुछ इक़दामात, क्या कुछ ये इनिशिएटिव उठाए गए हैं या उठाएंगे? देखिए, एक चीज़ ज़रूरी इसमें ये है कि अगर आप सुरू वैली देखें या ओवरऑल पूरे लद्दाख देखें, यहाँ ओरिजिनली ये सब पेड़ कभी होते नहीं थे, ये सारे हमने इंट्रोड्यूस करे। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे फ्रूट बेयरिंग ट्रेज इंट्रोड्यूस करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ सक्सेसफुल होंगे और कामयाब भी हो रहे हैं। अब आपको इसमें मैं दो जवाब मिला के बताता हूँ। एक है कि अगर हम ये फ्रूट बेयरिंग ट्रीज़ को इनकरेज करेंगे तो यहाँ की बर्ड डाइवर्सिटी बढ़ेगी, चिड़िया बढ़ती हैं, फ्रूट्स खाते हैं ये लोग, और ये अक्सर जब ये फ्रूट्स खाते हैं और इसके बीज को लेके आसपास उड़ते हैं तो ये पहाड़ों में भी ये पेड़ उगते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ सिया का, जिसको आप वाइल्ड रोज़ बोलते हैं। हम लोग का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव हम लोग कर रहे हैं कि पूरे पहाड़ों में जहाँ जहाँ हो सकता है वाइल्ड रोज़ लगाएं, हम वहाँ पे उसका बीज छोड़ के लगाएं, और बाद में जब ये रोज़ बड़े हों तो इसको ब्राउन बेयर खाते हैं। इससे क्या होगा कि ब्राउन बेयर को भी ऊपर खाना मिलेगा, उनको फ्रूट्स मिलेंगे, आपके घरों में वो आना कम होंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये जब एनिमल्स आसपास घूमते हैं तो ये बीज को और फैलाते हैं। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट मैं आपको बताता हूँ। शायद 4 साल 5 साल में नज़र ना आए, बट आपको 10-15 साल में नज़र आएगा। जब ये जो सिया हैं और ये ऐसे अलग अलग तरह के मुख्तलिफ पेड़ हैं, ये बहुत अच्छे सॉइल बाइंडर होते हैं।
हम लोग घासों को भी प्रोपगेट करते हैं, घास भी लगाते हैं। तो इसमें आप, क्योंकि बात फ्लैश फ्लड की बिल्कुल रीसेंट है, तो अगर हम इस तरह की घासें और इस तरह का जो पेड़ है सिया, जिसको हम लोग एक कैटेगरी बोलते हैं सॉयल बाइंडर्स, जितना इसको इनकरेज करेंगे उतना आपके जो पेड़ हैं, सॉरी आपके जो पहाड़ है वो स्टेबल होंगे। और खुदा ना खास्ता अगर वही बात आ गई अडेप्ट की कि कभी जब नेक्स्ट फ्लैश फ्लड आती है तो जिस तरह से मट्टी बोल्डर सब नीचे आता है, तो अगर हम ये इनिशिएटिव लेते रहेंगे तो कम से कम 10-15 साल में हम लोग ऐसी एरियाज़ को आइडेंटिफाई करके उनको स्टेबलाइज कर सकते हैं कि डैमेज तो भी हो सकता है लेकिन उस लेवल का नहीं होगा जिस लेवल का आज की डेट में हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो डायरेक्टली और टू अ ग्रेट एक्सटेंट इनडायरेक्टली इसको कंट्रीब्यूट करेगा टू स्टेबलाइज दीज स्लोप्स एंड दिस एरियाज। सर मेरा एक सवाल वहीं रह गया कि यहाँ पे जो फ्रूट्स आपने बोला, तो जैसे कि खुबानी वगैरह और एप्पल्स भी लोगों ने कोशिश की है, पेड़ लगाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं उगते। तो यहाँ पे क्या क्या फ्रूट्स उग सकता है, खासकर सुरुवेली साइड में? देखिए, खुबानी के यहाँ ट्रायल्स हुए थे तो डेफिनेटली मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि यहाँ पे मलबेरी मैंने यहीं की खाई है। आई थिंक वो शंकु की मलबेरी थी, कहाँ की थी? मिंजी वगैरह उस साइड से होते हैं, लेकिन मैं बोल रही हूँ यहाँ से, इस साइड से। ब्लैक करंट में लिया इसी एरिया पे। तो देखिए, जैसे जैसे अभी देखिए ऐसा होता है ना, क्योंकि दे आर सो मेनी स्पीशीज़ ऑफ ट्रीज़ एंड प्लांट्स जो हम लोग करते रहते हैं। मैं डेफिनेटली आपको ऑन द फिंगर टिप्स नहीं बता पाऊंगा कि कौन सा ट्री कहाँ सक्सेसफुल होगा, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर एश्योरेंस देता हूँ कि मैंने आपको इनवाइट भी किया है कि आप कभी आइए और वो जो हम एफर्ट ले रहे हैं जहाँ पे हम लोग फ्रूट हो या सिया हो जिसको हम लोग इनकरेज कर रहे हैं ताकि स्टेबलाइजेशन पे वो काम हो, ग्राउंड स्टेबलाइजेशन और स्लोप स्टेबलाइजेशन पे। और अगर आप बेसिकली जैसे अभी आपको बताया कि ब्लैक करंट हमने इसी एरिया से लिया है, तो इस एरिया में अगर ब्लैक करंट होता है हम इस एरिया में ब्लैक करंट इनकरेज करेंगे। एंड इस काम को शुरू करते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे 8-9 महीने या 10 महीने ही हुए हैं, तो हम लोग को भी थोड़ा और वक्त चाहिए टू डू ट्रायल्स। फॉरेस्ट में हमेशा आपको बता रहे हैं कि जब भी कोई काम होता है उसका पहले एक ट्रायल चलता है कि ये एक पेड़ यहाँ कामयाब होगा कि नहीं, और एक पेड़ को कामयाब होने में देखने में कम से कम 4-5 साल तो आपको वक्त लग जाता है। पेड़ मतलब गाजर मूली तो नहीं है कि 6 महीने में 3 महीने में हो जाएगा। तो ये ट्रायल चल रहा है, और अगर आज कोई ऐसा जवाब है जो हम आपको नहीं दे पा रहे, मैं फुल श्योरिटी से बोल रहा हूँ कि 1-2 साल 3 साल में हमारे फॉरेस्टर्स हैं, रेंजर्स आप हैं, वो आपको जवाब दे पाएंगे कि यहाँ ये सक्सेस हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा। हमारा काम है कम से कम हम ट्राई तो करें, फ्रूट्स ना भी हो, सॉइल को तो बाइंड करेगा, स्लोप्स को तो स्टेबलाइज करेगा। तो ये हमारा मेन ओवरऑल पर्पस है। सर ग्रेटर लद्दाख को टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, और आप ऑलवेज वेलकम है, और डेप्थ में आपको चाहिए तो हम प्रिपेयर करके और आएंगे, आपको और बताएंगे। थैंक यू सो मच। ये थे डीएफओ कारगिल से बात करने के बाद हमें पता चला कि हमें हमारे इन्वायरमेंट को बचाने की कितना ज़्यादा ज़रूरत है। तो कम से कम हम अपने लेवल पे कोशिश कर सकते हैं अननेसेसरी ट्रीज़ वगैरह नहीं काट के। और जैसे कि सर ने भी बोला कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, हम एक पॉलीथीन चिप्स के प्लास्टिक जो है वो फेंकने के बजाय डस्टबिन में डाल के हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे ही पल पल के अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कैमरामैन लक़त अली के साथ मैं बिल्किस फ़ातिमा, रिपोर्टिंग फ्रॉम दामसना।